The Storyteller presents. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के भाग की शुरुआत करें। रूहानिका धीमे कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। कमरा काफ़ी बड़ा और आलीशान था। कमरे के बीच में एक बड़ा सा मास्टर बेड था, जिसके चारों तरफ सफ़ेद पर्दे लगे हुए नज़र आए। बेड के ठीक पीछे एक बड़ी सी तस्वीर नज़र आई, जो किसी और की नहीं बल्कि रणविजय सिंह रावत की थी। कमरे के राइट साइड में एक बड़ी सी बालकनी, उससे जुड़ा एक दरवाज़ा जो फ़िलहाल बंद था। कमरे के लेफ़्ट साइड वार्डरोब, चेंजिंग रूम और उसके ठीक बगल में बाथरूम। कमरे में मौजूद सभी चीज़ें एंटिक और महंगी थीं। इंटीरियर काफ़ी आलीशान और कमाल का था। कमरे का रॉयल ब्लू कलर उसे और भी आकर्षक लुक दे रहा था। रूहानिका पूरे कमरे को घूमकर देख रही थी। उसके लिए ये सब कुछ नया और अनोखा था। जब उसने पूरा कमरा एक्सप्लोर किया तो वो दरवाजे की तरफ चली गई, जो कि बंद था। मगर जैसे ही उसने खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अगले ही पल हाथों को पीछे कर अपने मन में कहा, मुझे इसे नहीं खोलना चाहिए। अगर अनजाने में कोई गलती हो गई तो नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। उस कमरे में जाने का ख्याल छोड़ वो चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। उसने जैसे ही अलमारी खोली, एक बार फिर उसके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि उस अलमारी में उसके लिए एक से बढ़कर एक कपड़े पहले ही रखे नज़र आए। कुछ कपड़े तो ऐसे थे जिसका उसे नाम तक नहीं पता था। साथ में कुछ साड़ियाँ, ज्वेलरीज और भी बहुत कुछ। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली थी, वहाँ पर वो हर चीज़ मौजूद थी। कंफर्टेबल कपड़े से लेकर आलीशान गाउन तक सब कुछ वहाँ उसकी सहूलियत के अकॉर्डिंग अरेंज कर कर रखा गया था। रूहानिका उस कलेक्शन को कुछ पल बस देखती रह गई। फिर उसमें से एक सूट उठाकर बाथरूम की तरफ चली गई। लगभग आधे घंटे बाद बाथरूम से बाहर आने के बाद वो अपने बालों को सुखाने में व्यस्त हो गई। वो आईने के सामने गई और अपने बालों को समेट उनका जूड़ा बनाने लगी। उसकी नज़र एक बार फिर कमरे की तरफ गई थी। सुबह से शाम होने को आई थी, मगर अभी तक रणविजय घर नहीं आया था। रूहानिका सीढ़ियों से होते हुए लिविंग एरिया में चली आई तो पाया कि पूरा घर खाली था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आ गई। गायत्री काकी जो बाहर से अंदर की तरफ आ रही थी, जब उनकी नज़र उसके ऊपर गई तो वो भी उदास हो चुकी थी। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि रणविजय ने ये शादी मजबूरी में आकर की है, इसीलिए उसके दिल में इस रिश्ते को लेकर कोई अहमियत नहीं है। ना ही उसे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि सुबह से उसकी दुल्हन उसके घर में उसका इंतज़ार कर रही है। काकी ने खुद को संभाला और मुस्कुराने की नाकाम सी कोशिश करते हुए रूहानिका की तरफ चली गई। रूहानिका किसी सोच में गुम थी और इसी वजह से उसका ध्यान उनके ऊपर नहीं गया था। काकी मुस्कुराती हुई रूहानिका के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो बहू रानी? रूहानिका एकदम से अपने होश में वापस आई और उनसे बोली, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। काकी कुछ पल उसको देखती रहीं। वो जानती थी रूहानिका नहीं बताना चाहती कि वो उस इंसान के बारे में सोच रही है जिसने सुबह से उसकी कोई सुध नहीं ली थी। उन्होंने भी बात को बदलते हुए कहा, अच्छा तो फिर चलिए कुछ खा लीजिए, जब से आई हैं आपने कुछ खाया नहीं है, आइए। रूहानिका बस उनको देख रही थी, फिर उनके साथ डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। काकी ने सर्वेंट को बुलाकर टेबल पर खाना लगाया और खुद साइड में आकर खड़ी हो गई। रूहानिका के लिए ये बहुत अजीब था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप से खाना खाने लगी। काकी वहाँ तब तक रहीं जब तक उसने अपना खाना ख़त्म नहीं कर दिया। खाना खाने के बाद रूहानिका के पास कुछ करने को तो था नहीं, तो वो लिविंग एरिया में आकर बैठ गई। काकी भी बाकी कामों में लग गई, जिस वजह से वो अकेली हो गई। अब उसे घबराहट हो रही थी, एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जिसे वो यही सब सोच रही थी जब उसका फ़ोन बजने लगा। जैसे ही उसकी नज़र उसके फ़ोन पर फ्लैश होते नाम पर गई, चेहरे पर परेशानी आ गई और माथे पर पसीने की बूंदें नज़र आईं। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका के साथ सहम गया और उसने अपने कांपते हाथों से मोबाइल को कान पर लगाया। ना जाने फ़ोन पर ऐसा क्या कहा गया जिसकी वजह से रूहानिका के हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बस अपनी जगह से खड़ी हो गई और लगभग भागते हुए
कमरे की तरफ चली गई। कुछ ही मिनट में वापस आई और इस वक्त उसके हाथ में उसका हैंडबैग मौजूद था। वो दौड़ते हुए दरवाजे के पास आई और गायत्री जी की आवाज़ को अनसुना करती हुई वहाँ से बाहर चली गई। इससे पहले कि गायत्री जी उस तक पहुँच पाती, वो घर से बाहर जा चुकी थी। काकी बस उसको आवाज़ देती रह गई। उन्होंने उसे हड़बड़ी करते देखा तो कुछ समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या जो वो इस तरह घर से चली गई। वो कुछ देर बस उसे उस दिशा की ओर देखती रही जहाँ से वो गई थी। फिर जल्दी ही अपने होश में वापस आते हुए उन्होंने नितिन को फ़ोन लगाया और रूहानिका के घर से जाने की बात बताई। नितिन, जो इस वक्त रणविजय के काम से ऑफिस से बाहर आया था, उसने जब ये सुना तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने एक गहरी सांस ली और रणविजय को फ़ोन लगा दिया। रणविजय इस वक्त किसी मीटिंग के सिलसिले में फाइल पढ़ने में व्यस्त था, जिसकी वजह से उसका ध्यान मोबाइल पर नहीं था। नितिन 2-3 बार कॉल कर चुका था, तब जाकर उसने कॉल को कनेक्ट किया। नितिन ने हड़बड़ी में कहा, बॉस, मैडम घर पर नहीं है। रणविजय ने फाइल को लापरवाही से टेबल पर पटका और गुस्से मगर शांत आवाज़ में कहा, तो मुझे बताने से बेहतर है पता करो तुम्हारी मैडम कहाँ है और जितना जल्दी हो सके उन्हें वापस मेंशन लेकर पहुँचो। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। रणविजय की बात और गुस्से से भरा लहजा सुन नितिन कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और तुरंत अपने लोगों को काम पर लगाया। रणविजय ने फाइल को एक नज़र देखा और गहरी सांस लेकर ऑफिस से निकल गया। लगभग 10 मिनट के अंदर नितिन रूहानिका का पता लगा चुका था। उसने जैसे ही उसकी लोकेशन को देखा, उसके चेहरे पर चिंता आ गई। इस वक्त रूहानिका की लोकेशन नितिन को परेशान करने के लिए काफ़ी थी। वो कश्मकश में था कि रणविजय को बताए या ना बताए रूहानिका कहाँ है, या फिर उसे खुद लेने जाए। वो अपने में ही उलझा था। फिर काफ़ी सोच विचार कर आखिरकार उसने रणविजय को फ़ोन लगा दिया। रणविजय ने जैसे ही नितिन का कॉल देखा, बिना वक्त गवाए रिसीव कर लिया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। नितिन ने उसकी खामोशी महसूस की और धीरे से कहा, मैडम की लोकेशन हॉस्पिटल की है। रणविजय की पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई। उसने बिना किसी भाव के कहा, लोकेशन सेंड करो, मैं पहुंच जाऊंगा। नितिन ने जल्दी से उसे लोकेशन सेंड की और खुद भी हॉस्पिटल की तरफ चला गया। रणविजय के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसे देखकर नहीं बताया जा सकता था कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। उसने गहरी सांस ली और ड्राइवर को लोकेशन बताते हुए जल्द से जल्द वहां पहुंचने को कहा। कुछ मिनट बाद सिटी हॉस्पिटल ऑफ मुंबई, काल्पनिक नाम। जैसे ही रणविजय की गाड़ी वहां आई, हॉस्पिटल में हलचल सी मच गई। नितिन भागता हुआ अपनी गाड़ी से बाहर आया और उसके पीछे भागा। रणविजय जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर आया, उसने बॉडीगार्ड चारों तरफ से कवर करना शुरू कर दिया। रणविजय ने अपने आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए और जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। नितिन उसके पीछे लगभग भाग रहा था। रणविजय सीधा आईसीयू वार्ड की तरफ चला गया। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा और ना ही उसने किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत समझी। कोई उसे रोक नहीं सकता था। आफ्टर ऑल वो कौन था और उसकी क्या शख्सियत थी, सब उससे बखूबी वाकिफ़ थे। जैसे ही रणविजय उस वार्ड के सामने पहुंचा, उसने अपनी नज़रों चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया। उसकी नज़र कॉरिडोर में के आखिर में जाकर ठहर गई। वहाँ रूहानिका खड़ी थी, जिसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे आसपास क्या हो रहा है इस बात की कोई सुध नहीं थी। वो कुछ मिनट तक बस उसको देखता रह गया। रूहानिका वाकई खूबसूरत थी। दूध सा गोरा रंग, गहरी काली आंखें, सुर्ख लाल होठ, मासूम सा चेहरा, मगर इस वक्त उस पर गहरी उदासी का पहरा। फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। वो अभी भी किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखती थी। वो बस कुछ पल उसे निहारता रहा, जब नितिन की आवाज़ ने उसे अपने होश में वापस लाया। वो काफ़ी देर से उसको आवाज़ दे रहा था। जब उसने नहीं सुना, तब उसने उसकी नज़रों का पीछा किया था और पाया था कि रणविजय इतने समय से कौन सी बात में व्यस्त था। नितिन ने इस बार थोड़ी ज़ोर से आवाज़ लगाई। रणविजय ने उसकी तरफ सवालिया नज़र से देखा। नितिन ने रिपोर्ट को उसकी तरफ बढ़ाया और धीरे से शांत आवाज़ में कहा, हार्ट अटैक आया है, जिस वजह से डॉक्टर ने मैडम को फ़ोन किया और वो यहाँ चले आए। रणविजय ने रिपोर्ट पढ़ी और कहा, डॉक्टर अनुभव कहाँ हैं? नितिन, वो इस वक्त आईसीयू में है, इसी वजह से मैडम इतनी परेशान है। डॉक्टर ने कहा है उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे।
रणविजय ने नितिन को घूरा और कहा, कोशिश नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। उनसे कहो उन्हें जो करना पड़े वो करें, लेकिन पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। नितिन डर गया और जल्दी से वहाँ से चला गया। रणविजय ऑपरेशन थिएटर की तरफ नज़र डाला और रूहानिका की तरफ चला गया। आगे की कहानी अगले भाग में। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा आवाज़ का इशू है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ आगे से आपको शिकायत का मौका ना मिले। प्लीज़ कॉर्पोरेट।